वेलकम टू सिविल्स ओनली। तो आज हम सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2021 में हुआ था। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी एग्जाम के नेचर को समझने और उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम लोग उस एग्जाम में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सही से एनालिसिस करें, है ना। और अगर बात देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट की जाए तो अभी तक इसका केवल एक ही पेपर हुआ है, वो 2021 में हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए अभी केवल एक ही पेपर अवेलेबल है। हाँ, ये जरूर है कि ये 2 शिफ्टों में कराया गया था पेपर, तो इसके हमारे पास 2 पेपर अवेलेबल हैं। तो हम लोग आज के सेशन में इसी पेपर को डिस्कस करेंगे और हम लोग केवल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनका केवल आंसर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग उसके आसपास की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट एरिया से, तो उससे रिलेटेड जो भी और फैक्ट्स बन सकते हैं, फैक्ट्स फिगर बन सकते हैं उनसे संबंधित, तो कहीं ना कहीं उनसे भी क्वेश्चंस रिपीट होते दिखाई देते हैं एग्जाम्स में। तो हम लोग इस पेपर को इस तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 2022 का पैट जो होने वाला है, जिसको शायद 15-16 अक्टूबर में डिसाइड किया गया कि इसी डेट के दौरान होगा कभी भी, तो उसके लिए हमें ये काफ़ी रिलीवेंट भी साबित हो सके और ये इससे रिलेटेड जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो उसमें उसका फ़ायदा भी मिल सके। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए। जैसे जो भी लोग बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सिविल्स ओनली की वेबसाइट पर बिहार से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोज पड़े हुए हैं और उनको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया गया है, तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग करेंट अफेयर्स के लिए भी सिविल्स ओनली को फॉलो कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के भी वीडियोज भी सिविल्स ओनली पर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हिस्ट्री के लिए क्रैश कोर्स का जो सेशन स्टार्ट हुआ है सिविल्स ओनली पर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर पिछली बार आया था उसका सेट ए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, देखिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कि भारत में जो कुछ शासक दे दिए गए हैं, कहा गया है कि इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि इन्होंने किस क्रम में शासन किया था। तो देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहे हमारे पास, तो हम लोग उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसमें जो भी शासक हैं, कहीं ना कहीं हम देखेंगे वो दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल साम्राज्य से संबंधित है। और जैसे शेरशाह सूरी, चलो ठीक है, तो ये भी मुगल साम्राज्य में ही लगभग मान सकते हो, उसी ड्यूरेशन में, क्योंकि ये बीच में छोटी अवधि के लिए सूरी वंश रहा था, तो उसी के से संबंधित ये शेरशाह सूरी को भी इसमें दे दिया है। लेकिन जैसे देखिए, इसमें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी हैं। अगर देखिए पढ़ा होगा किसी ने भी, जैसे हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में भी डिस्कस किया था कि जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही दिल्ली सल्तनत से संबंधित, तो अकबर मुगल साम्राज्य से संबंधित, और जो शेरशाह सूरी है ये अकबर से पहले आए थे। अब किसी को भी अगर पता है कि इल्तुतमिश सबसे पहले आया था दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश जो भी ये 4 दिए गए उसमें इल्तुतमिश सबसे पहले स्थान पे आएगा और अकबर सबसे लास्ट स्थान पे आएगा। तो कहीं ना कहीं हम एलिमिनेशन मेथड से अब इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, ऐसे ऑप्शन इसमें से हम लोग हटा सकते हैं जिसमें पहले नंबर पे चौथा विकल्प नहीं, मतलब चौथा जो इसमें दे रखा है इल्तुतमिश को, जो लास्ट में सेकंड नंबर का अरेंजमेंट नहीं है। तो देखिए, पहले वाले में देखो तो पहले पे चौथा है और लास्ट में सेकंड है, ये तो ठीक मान सकते हैं अभी, और दूसरे में भी ऐसा है। लेकिन तीसरे और चौथे में ऐसा नहीं, तो तीसरे चौथे को हम केवल इसी इंफॉर्मेशन से हटा सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें एक चीज़ और है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और इल्तुतमिश हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं अकबर और शेरशाह सूरी से पहले आएंगे। मतलब 4 और 3 जो हैं वो 2 और 1 से पहले आएंगे। पहले वाले में देख लो, 4 और 3 के 2 और 1 से पहले नहीं है, 4 के बाद एकदम 1 आ गया, तो 1 को भी हटा दोगे, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी बी है। अब देखिए, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये भी हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि शिवाजी के समकालीन निम्नलिखित में से जो संत कुछ दे दिए गए, इनमें कौन से संत ऐसे थे जो शिवाजी के ही समय काल में थे। तो देखिए, इसको भी हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है इसका दूसरे का, वो है ए, तुकाराम। और शिवाजी का जो अवधि है शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। ठीक है, और इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य हैं, इनको भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इन्हीं ने भारत में घूम घूम के जगह जगह भक्ति का प्रचार प्रसार किया था।
और इससे रिलेटेड देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं संतों से संबंधित। देखिए संतों ने कुछ अपने मत रखे थे, है ना, सबकी अपनी कुछ विचारधाराएं थी, तो उनके मतों से संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ये भी काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो जैसे शंकराचार्य, इन्होंने एक दर्शन दिया था, इसको अद्वैतवाद का दर्शन कहा गया। इसी तरह से माधवाचार्य थे एक संत, उन्होंने द्वैतवाद का दर्शन दिया। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया और इसी प्रकार से निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का दर्शन दिया था, है ना। तो ये कौन से संत ने कौन से दर्शन दिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे सूरदास प्लस तुलसीदास भी उस समय थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। और कबीर और नानक ये किसके, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। मतलब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो इन सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका बी है कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन देखिए गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों को यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़ें देखेंगे। जैसे गवर्नर जनरल में सबसे पहली बात है कि कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन भारत का वायसराय था, या कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, है ना। तो थे गवर्नर जनरल ही थे एक तरह से, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, मतलब ये मिसमैच हो जाते हैं आपस में। तो सबसे पहले देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जो बनाया गया था वो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए थे, जिसका जो शासनकाल था 1833 से 35 तक था, तो इनको भारत का गवर्नर जनरल पहले, मतलब भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये इसमें क्वेश्चन में आपने देख ही लिया, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना। इसी के साथ साथ लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1858 से 1862 तक था, तो ये कौन थे, भारत के वायसराय थे। और देखिए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, ठीक, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब इसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जरूरी हो जाता है कि इन सभी फैक्ट्स को भी काफ़ी सही से देख लिया जाए इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चरक संहिता। देखो कुछ उस समय जो बुकें लिखी गई थी प्राचीन काल में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चरक संहिता संबंधित है। तो किसी ने भी अगर बेसिक भी पढ़ा होगा तो ये सबको पता होगा कि ये चिकित्सा से संबंधित है। और देखिए मौर्य काल संबंधित एक काफ़ी और फेमस बुक आती है जिसको समय समय पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, वो है अर्थशास्त्र, को कौटिल्य ने लिखा था। तो इसमें क्या है, मौर्य काल के बारे में आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कुछ डेट लिख दी गई एक तरफ, दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ घटनाएं लिख दी गई हैं और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा जोड़ा है जो आपस में मेल नहीं खाता है, मतलब कौन सी घटना से उसकी जो डेट दे दी गई है वो मैच नहीं करती है। तो देखिए इसको भी हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स के सेशन में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। जो इसमें लास्ट ऑप्शन है डी वाला कि औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु देखिए हमने इसको काफ़ी अच्छे डिस्कस किया कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है, 5 का डी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। और देखिए कलिंग युद्ध जो है ये 261 ईसा में हुआ था, ईसा पूर्व में, और ये अशोक के समय से संबंधित है और इसका वर्णन 13वीं शिलालेख में किया गया है। इसी प्रकार से जो शक संवत की शुरुआत हुई थी वो 78 AD में हुई थी और इसको कनिष्क ने शुरू किया था और ये कुषाण वंश का महानतम शासक था, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इसमें जो अगला दिया गया सी ऑप्शन, उसमें दिया गया है AD 622 लिख दिया एक तरफ, दूसरी तरफ लिख दिया मुस्लिम युग की शुरुआत, है ना। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। अच्छा एक चीज़ और है, देखो एक संवत और भी, एक विक्रम संवत है, इसको विक्रमादित्य ने शुरू किया था। जब इन्होंने शकों पर विजय हासिल कर ली थी तो उसी को उपलक्ष्य में इन्होंने एक विक्रम संवत स्टार्ट की थी 57 BCE में, है ना, 57 ईसा पूर्व में। और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है ए, मतलब दादा भाई नौरोजी को।
और देखिए दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को भी लिखा था। ठीक है, और जो इसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता को लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अहुआकार माने जाते थे और इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन के गठन में भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है, किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और इनको इंडियन बुर्के भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चारों जो नाम और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा 7वें नंबर का वो है ए। तो सभी को देखो पता हो, जिसने हिस्ट्री बेसिक पढ़ी होगी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल की शुरुआत की थी, है ना। और तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना से इसकी शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में एक जगह है अड्यार, वहां से सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए इन्होंने क्या किया है, इनको मिलाने के लिए दे दिया गया। एक तरफ कुछ संगठन लिख दिए गए, दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम लिख दिए गए। कहा गया कि किसने कौन सा संगठन बनाया है, कौन कौन से संगठन से संबंधित है, तो इसका मिलान करना है। तो देखिए जो 8 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज है, इसको राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन स्थापना की थी और कब की थी? 1828 में। इसी तरह से सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फुले द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे इससे रिलेटेड। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है 9th का वो है डी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये भी काफी बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक चीज तो कॉमन है, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो कहीं ना कहीं उसी तरह क्वेश्चन जिनको हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम कहते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए सब इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक क्वेश्चन ही हम लोगों को दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग उसी पर्पस के हिसाब से उसमें हम लोग जो भी एडिशनल फैक्ट्स फिगर और डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह के फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब सरदार पटेल ने एक नारा दिया था, इन्होंने कहा था कर मत दो, मतलब टैक्स मत दो। ये सरदार पटेल से संबंधित एक नारा है। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नारा जैसे इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था आराम हराम है ना। और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस नारा है, इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो ये सभी कुछ नारे दिए गए लोगों द्वारा जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन आंदोलन ने लोगों को क्या किया था? एकजुट करने का काम किया और लोगों में साहस भरा था, है ना। तो इन आंदोलनों में जो ये नारे दिए गए थे इसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत की आज़ादी में। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसके लिए दिया गया था? तो देखिए हुआ क्या था, 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1938 में। और 1939 में त्रिपुरी में जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होना था उसमें भी बोस को ही अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन उसमें गांधी जी जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया के पक्षधर थे, मतलब वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बन जाएं कौन? अध्यक्ष इस सेशन के। लेकिन इसमें बोस ही अध्यक्ष बने थे, तो ये चीज थोड़ा गांधी जी को भी अच्छी नहीं लगी। तो फिर इसमें एक तरह का संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। 1939 के जो वाकया हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं इसी को त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है। तो बोस ने फिर क्या किया, इससे इस्तीफा ही दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया था तो फिर इस अध्यक्ष के पद को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, है ना। तो ये 1939 की घटना से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी, मतलब चेनाब नदी पर यह परियोजना स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? चेनाब बारालाचाला दर्रे से। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ और भी परियोजनाएं हैं जैसे रेटले है, ठीक है, इसी चेनाब नदी से बगलिहार है, दुल्हस्ती है ना। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट
परियोजनाएं हैं। अब देखिए जो ये नदी जो पूछा गया था, सिंधु नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उसी में से 4 नदियां ले ली गई हैं। अब सिंधु नदी तंत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमको नॉर्थ से साउथ में इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे सबसे नॉर्थ में हम देखेंगे कि सिंधु नदी बह रही है, इसके नीचे झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। तो ये नॉर्थ टू साउथ इनका एक क्रम है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी ऐसी बनी रहती है, ठीक है। और सिंधु नदी का अगर उद्गम स्थल हम लोग बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से झेलम का बेरीनांग पास से होता है उद्गम। चेनाब का हम लोगों ने चर्चा कर ही ली अभी बारालाचाला दर्रे से, और चेनाब के बाद रावी का रोहतांग दर्रा के पास से होता है, ब्यास का भी रोहतांग दर्रा के ही पास से होता है, और सतलज का मानसरोवर राकस झील के पास से उद्गम होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर रहे सिंधु नदी तंत्र के, है ना। सिंधु नदी तंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया कि बसंत विषुव कब होता है। तो देखिए विषुव होता क्या, पहली बात तो ये हमको लोगों को समझनी पड़ेगी। तो विषुव क्या होता है, देखिए जो सूर्य है, अगर पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के मूवमेंट की बात की जाए तो सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में साल भर मूवमेंट करता रहता है। तो इस मूवमेंट के क्रम में क्या होता है, वो 2 बार ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत उसकी किरणें पड़ती हैं, तो उसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। अब इसमें पूछा ये गया है कि बसंत विषुव कौन सा होता है। तो बसंत विषुव जो है इसका आंसर होगा ए, 21 मार्च को, है ना। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। और एक समय ऐसा और होता है जब सूर्य इसी विषुवत रेखा पर लंबत होते हैं, मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबत पड़ता है, वो पड़ता है 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। और सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होते हैं और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, खेतड़ी परियोजना का भी बहुत से एग्जाम्स में आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है सी। ये जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा से संबंधित है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजस्थान का ये तांबा के लिए काफी फेमस है, ठीक है। अब हम लोग चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा जो आंसर है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, असम में स्थित है, ठीक है। और लगभग 100 से भी ज्यादा भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आप देखिए जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड और भी आप फैक्ट्स पे तैयार कर सकते हैं, जैसे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा, मतलब इससे रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स आसपास के बन सकते हैं। और लगभग आप देखेंगे एग्जाम्स में क्या होता है, ऐसा नहीं क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसको हमको एक व्यू मिल रहा है, एक आईना मिल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है, किस तरह के आ सकते हैं, उनका लेवल क्या हो सकता है ना। तो हम लोगों को जो ये डिस्कशन का मेन पर्पज है वो केवल ये नहीं कि इसका केवल आंसर खाली बताते चलें, मतलब मेन पर्पज हम लोगों को यही है कि हम पूरा इवेल्युएट कर सकें और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि जो आने वाला पेपर है वो किस हद तक किस डायमेंशन से रह सकता है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखिए, इसमें हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, हिमालय नदी तंत्र के बारे में पूछा गया कि कौन सी नदियां इनमें से हिमालय नदी तंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए जो नदियों का इसमें नाम दिया गया कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो देखिए जो इसमें कावेरी और गोदावरी हैं ये हिमालयी नदी तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है हम लोगों का वो आंसर है बी, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही ये कहाँ से संबंधित है, हिमालय से संबंधित नदियां हैं, ठीक है। इसके बारे में चलिए देखिए और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए हिमालय की नदियों में 3 प्रमुख नदी तंत्र को हम लोग देख सकते हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया भी था और कौन कौन सी सहायक नदियां सिंधु की। इसके साथ साथ अगर गंगा नदी तंत्र की देखो बात की जाए तो गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियां मिलती हैं, मतलब ये सब इसी नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसके अगर राइट साइड की बात की जाए तो इसमें यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा जैसी नदियां मिलती हैं इसमें गंगा नदी में, ठीक है। और इसमें एक और नदी तंत्र है हिमालय से संबंधित, वो है ब्रह्मपुत्र,
ठीक है। और अगर प्रायद्वीपीय नदियों को देखिए बात की जाए तो प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो रूपों में देख सकते हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बह रही हैं, मतलब जो बंगाल की खाड़ी में जिनका जल विसर्जित हो जाता है, और कुछ नदियां पश्चिम की ओर बह रही हैं, मतलब उनका जल कहाँ जाता है, अरब सागर में जाता है। तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, उसमें से प्रमुख जो नदियां हैं उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी का नाम आता है। और देखिए जो गोदावरी है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, किसको कहा जाता है दक्षिणी गंगा, गोदावरी को। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो इसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और इसके साथ ही साथ पेरियार, मांडवी और ज्वारी प्रमुख है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं हिमालय से संबंधित और प्रायद्वीप से संबंधित। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। जैसे जो गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें गंगा को जो नाम मिलता है, तो ये अलकनंदा से जब भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में, तो तब इसको क्या कह दिया जाता है, गंगा कह दिया जाता है। और अलकनंदा नदी में विभिन्न नदियां जैसे जैसे मिलती रहती हैं हिमालयी क्षेत्र में ही, तो उसको उस क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग किस स्थान को कहते हैं जहाँ पे अलकनंदा के साथ धौली गंगा नाम की नदी आकर मिलती है, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और विष्णु प्रयाग के साउथ में ही है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग किस स्थान को कहा जाता है, जब अलकनंदा के साथ यहाँ पर पिंडार नदी आकर मिलती है, तो इसी स्थान को क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग कहा जाता है। और जब अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है तो इस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट में फाइनली जब अलकनंदा के साथ भागीरथी नदी मिलती है तो इसी स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, और इसी को फिर इसके साथ ही क्या कहा जाता है, गंगा नदी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि बैंक दर क्या है ना, मतलब बैंक दर के बारे में पूछा गया कि इनमें से जो 4 इनने ऑप्शन दे दिए हैं तो कौन सा इसमें ऑप्शन बैंक दर के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर डी है कि जो बैंक दर है वो क्या है, जो देश की केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर ली जाती है उसी को बैंक दर के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ और भी इसी तरह के रेट हैं बैंक रेट की तरह ही, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बेस रेट है ना, जिसको आधार दर भी कहते हैं। और आधार दर क्या होता है, ऐसा कहा जाता है इसमें कि कोई भी बैंक, कोई भी जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, उससे कहा जाता है कि आप इस दर से नीचे किसी को भी कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे, उसी रेट को क्या कहा जाता है, बेस रेट कहा जाता है। और देखिए जो बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है या बेस रेट है, ये सभी आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण हैं। ठीक है, जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है देश में, जो इन्फ्लेशन की स्थिति है उसको रेगुलेट करने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें मात्रात्मक उपकरण के ही रूप में इनको रखा जाता है, जिसमें बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बेस रेट शामिल होता है। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 17 में पूछा गया है कि अगर आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये ऐसी राशि होती है जिसको बैंकों के लिए अनिवार्य होता है कि वो उस राशि को किसके पास रखे, आरबीआई के पास रखे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कहा गया कि अगर आरबीआई क्या करती है, इस राशि को बढ़ा देती है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो या इसको सीआरआर भी कहते हैं, अगर इसको क्या कर देना बड़ा, इसको क्या कर देती है, घटा देती है, मतलब आरबीआई नगद कोषानुपात को क्या करती है, कमी लाती है, उसको घटा देती है। तो इससे कह रहे हैं कि फर्क क्या पड़ेगा, तो इसका आंसर है सी। तो इससे क्या होगा, जो साख सृजन है, साख सृजन का मतलब है कि बैंक की जो लोन देने की क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगी, जैसे आरबीआई ने अभी कहा है कि हमको 100 रुपये में आप 5 रुपये हमारे पास रखो, बैंक से कह दिया। अब आरबीआई क्या कर रही है, उस दर को घटा दे रही है। अब आरबीआई कह रही कि अब नहीं, 100 में से 5 मत रखो, हमारे पास 4 रुपये ही रखो, है ना। तो पहले क्या था, जब बैंक ने 5 रुपये रखे आरबीआई के पास तो उसके पास कितने रुपए बचे, बैंक के पास मात्र 95 रुपये। लेकिन अब उसने कहा कि नहीं, आप केवल 4 रुपये ही हमको दो, आरबीआई ने कहा, तो बैंक के पास कितने बच रहे हैं, 96 रुपये बच रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, 1 रुपये उसका बढ़ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक की जो ऋण देने की क्षमता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 17 का जो आंसर है वो क्या है, सी।
ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर में पूछा गया है कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, ठीक है, और जो आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं अर्थव्यवस्था में वो किसके लिए होती हैं, उद्देश्य उनका क्या रहता है, लाभ अर्जित करना रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखिए ए आंसर है इसका, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग अधिकार के रूप में, मतलब अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार है, किसमें उसकी ज़्यादा भूमिका है, उसके आधार पर हम 3 रूपों में इसे देख सकते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या रहता है, इसमें निजी क्षेत्र का ही राइट ज़्यादा रहता है, मतलब जो भी संसाधन रहते हैं या उत्पादन की जो भी गतिविधियां चलती हैं उसमें निजी हाथों का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। समाजवादी में क्या रहता है, इसमें सरकार का ज़्यादा रोल रहता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की जो विशेषताएं होती हैं उनका इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस समय वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर विकास की अवस्था के रूप में देखें हम लोग अर्थव्यवस्था को, तो इसको हम लोग 3 रूपों में इसे भी देख सकते हैं। जैसे कुछ अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित भी हो सकती हैं। जैसे अल्प विकसित कैसी अर्थव्यवस्थाएं हो सकती है, कौन सा देश अल्प विकसित में आएगा, जो विकास की बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। इसी के साथ साथ कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, मतलब जो विकास के सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हैं, जैसे भारत भी इसमें शामिल है विकासशील में। और कुछ विकसित देश भी हो सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, है ना, तो इनको विकसित कंट्री में रखा गया है। अब देखिए अर्थव्यवस्था को हम कुछ क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे कृषि अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि कृषि का रोल ज़्यादा हो, किसी में सेवाओं का रोल ज़्यादा हो, किसी में उद्योग का रोल ज़्यादा हो, ठीक है। तो जिसमें एग्रीकल्चर का रोल ज़्यादा होगा तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कह देंगे। इसी तरह से जिसमें उद्योगों का रोल ज़्यादा होगा उसको उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था कह देंगे, और जिसमें सर्विस का रोल ज़्यादा होगा उसको सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था कह देंगे, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग मानदंडों के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को किस रूप में या कितने भागों में बांटकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 100 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ठीक है। तो 100 रुपये के नोट जो है वो किसके उस पर हस्ताक्षर होता है, RBI के गवर्नर द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और देखिए जितने भी नोट भारत में छापे जाते हैं तो उसमें सभी में RBI गवर्नर का ही हस्ताक्षर सब में देखने को मिलता है। केवल 1 रुपये का नोट ऐसा इसमें एक एग्जम्पशन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसमें एक शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन दे दिया गया है, इसका पूछा गया है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है जो बी है ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इससे ही रिलेटेड देखिए एक टर्म और है FCRA, ठीक है। तो FCRA किसका एब्रीविएशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये कब आया था 1976 में, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान में जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है ये किस सूची में शामिल है। तो देखिए जो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को शामिल किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अब ये सूचियां है क्या, इस सूचियों के अंतर्गत कुछ ऐसे सब्जेक्ट रख दिए गए हैं, कह दिया गया कि ये जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो केवल केंद्र देखेगा, कुछ को राज्य सरकारें देखेंगी, कुछ को दोनों मिलके देखेंगे, है ना। तो उसी तरह से संघ अगर सूची की बात की जाए तो इसमें मूल रूप से 97 विषय थे, है ना। जब शुरुआत में 97 विषय थे, आगे चलकर क्या हुआ, इसमें 3 सब्जेक्ट को और जोड़ा गया और वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं टोटल मिला के, ठीक है। और राज्य सूची की अगर बात की जाए तो इसमें मूल रूप से 66 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंट टाइम में इसमें 61 है, मतलब इसमें से 5 को कम कर दिया गया है। और समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें मूल रूप से 47 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंट टाइम में इसमें 52 है, मतलब जो राज्य सूची के जो 5 सब्जेक्ट थे उनको वहाँ से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लोग जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है, तो ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है,
ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, इसमें मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी में दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी में दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है ये भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसी में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। और देखिए इसी में नीति निर्देशक तत्व का ही जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40, तो इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी से संबंधित तो 22 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। ओके, अब देखिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, मतलब किस आर्टिकल के तहत ऐसा कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 21A में ऐसा कहा गया है। अब देखिए अगर शिक्षा से रिलेटेड और भी हम फैक्ट देखें तो संविधान में 3 जगह इसका जिक्र किया गया, अलग अलग जगह। इसका मूल अधिकार में भी जिक्र किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, और मूल कर्तव्य में भी शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 21A मतलब मूल अधिकार के अंतर्गत 21A में कहा गया है कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, शिक्षा प्रोवाइड कराए। और ये प्रोविजन कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ठीक है। इसी तरह से DPSP में देखें तो आर्टिकल जो 45 है उसमें कहा गया कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल पर ध्यान दिया जाए, और इसको भी 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए तो कि शुरू में मूल कर्तव्य थे तो वो कितने थे, 10, लेकिन बाद में क्या किया गया, एक एडिशन किया गया इसमें और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो माता पिता या संरक्षक होंगे बच्चों के तो उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या कराएं, शिक्षा प्रदान कराएं, ठीक है। तो ये तीनों शिक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इसको भी जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 उसके द्वारा ही इस प्रोविजन को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, आर्टिकल 21A। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो देखिए इसका आंसर है ए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और संविधान सभा संबंधित देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। और जो संविधान सभा थी इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए किससे रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, मतलब किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, आर्टिकल 29। तो देखिए ये आर्टिकल 29 जो है ये मूल अधिकार का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो कि भाग 3 में शामिल है। तो इसमें जो आर्टिकल 29 और 30 है, मूल अधिकार के आर्टिकल 29 और 30, उसी में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी उनको क्या है, उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा। जिसमें आर्टिकल 29 में कहा गया उनके हितों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो अधिकार है वो भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि जो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मतलब ठोस कोई पदार्थ है तो उसमें किसके थ्रू जो आप करंट है वो मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसका जो आंसर है 26 का वो है सी, किसके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर करंट जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब देखिए एक चीज और है, जो चांदी है, चांदी क्या है, सबसे अधिक इसकी विद्युत चालकता होती है, ठीक है। जो ठोस में सबसे अधिक अगर विद्युत चालकता हम देखें तो किसमें, चांदी में देखने को मिलती है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उसमें कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है।
तो इसमें जो आंसर है हमारा ठीक वो क्या है, सी। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, दूरी की एक इकाई है। ठीक है, एक निर्वात में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है एक वर्ष में, उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये चाल कितनी रहती प्रकाश की, निर्वात में सर्वाधिक चाल रहती प्रकाश की, वो कितनी होती, 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये किसकी चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है किसमें, निर्वात में। ठीक है, और देखिए इससे रिलेटेड कुछ और एडिशनल फैक्ट्स हैं। जैसे सूर्य से अगर पृथ्वी तक हम बात करें कि प्रकाश कितनी देर में पहुंच जाता है सूर्य से पृथ्वी तक, तो इसमें जो टाइम लिया जाता है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश होता है, अगर देखें वो पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो इसमें लगभग 1.28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ना, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इसमें बात की गई है। तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। और देखिए इसमें जो और ऑप्शन है, जैसे कैल्शियम सल्फेट है इसी को जिप्सम कहते हैं। ठीक है, या जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो इसमें ऑप्शन सी में दे रखा है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड क्या है, ये कॉमन साल्ट है। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें पूछा गया जो 18 कैरेट सोना है उसमें खरे सोने का प्रतिशत कितना है। तो देखिए हम लोग जनरली अक्सर सुनते हैं कि 24 कैरेट का सोना क्या होता है, एकदम शुद्ध सोना होता है। ठीक है, अब अगर 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है तो 18 कैरेट का इसमें पूछा गया ये सोना कितने प्रतिशत शुद्ध होगा। ठीक है, तो ये सोना कितने प्रतिशत शुद्ध होगा, ये होगा, इसका आंसर होगा बी, 75%। ठीक है, अब हम लोग अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 30 में पूछा गया कि संतरे में निम्नलिखित में से कौन सा काफी अधिक मात्रा में मिलता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है 30 का वो है ए। ठीक है, विटामिन सी। और विटामिन सी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अब देखिए विटामिन से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये चारों विटामिन क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन इनको कहा जाता है। ठीक है, वसा में ही घुल जाते हैं। तो विटामिन ए जो है इसको क्या कहते हैं, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी की समस्या हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर विटामिन डी की बात करें तो इसको कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। और इसकी कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, वयस्क लोगों में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है कैल्सीफेरोल की कमी से, मतलब विटामिन डी की कमी से। और बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इसी तरह से अगर विटामिन ई की बात करें तो इसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। और इससे क्या होता है, इससे लोगों की जनन क्षमता भी प्रभावित होती है नेगेटिव रूप से। ठीक है, जनन क्षमता में कमी आती है। और अगर विटामिन के की बात करें तो इसको फिलोक्विनोन कहा जाता है। इससे क्या होता है, जो रुधिर, अगर कहीं भी हम जब चोट लग जाती है या कहीं हमारा शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो इससे क्या होता है कि रुधिर का जो थक्का जमने में की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, दिक्कत आती है। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। और देखिए विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और ये किस किस में मिलता है, काफ़ी अधिक मात्रा में, जैसे बादाम है, मूंगफली है। ठीक है, इसी के साथ साथ सोयाबीन है, अंडा है। और इसको क्यों ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, इसीलिए आप देखो जो भी अधिकतर जो ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं उसमें क्या लिखा रहता है अधिकतर, जैसे बादाम और केसर से भरपूर, है ना। तो बादाम में क्या है, विटामिन ई ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। और विटामिन ई क्या है, ब्यूटी विटामिन है। तो देखिए हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन को अपने आज के सेशन में डिस्कस किया। और जो इसके नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को जैसे शुरू में बताया गया था कि आप बीपीएससी के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार स्पेसिफिक, उसके लिए सिविल सॉन्ल्यू फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ करेंट अफेयर्स के लिए भी आप सिविल सॉन्ल्यू को फॉलो कर सकते हैं। और हिस्ट्री का भी सिविल सॉन्ल्यू में क्रैश कोर्स के क्लासेज हैं, आप उनको भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए आप सभी लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। और जो भी लोग देखिए इस चैनल पे नए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी इस पे कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो ठीक है, हम लोग अपने अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।